हेलो दोस्तों, हम एक बुक कवर कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र। इसके मूल लेखक है लाला लाजपत राय और संपादक तथा भाषा परिष्कार है भगवान भवानीलाल भारती है। तो इसका हम आज दूसरा चैप्टर कवर कर रहे थे, तो चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। अध्याय 2 को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिवाजी का जन्म और बाल्यकाल। सन 1616 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर शिवनेरी नाम के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था, इस समय शाहजी भोसले लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। और सबसे विचित्र बात यह थी कि एक सेना की तरफ से शाहजी लड़ रहे थे, तो दूसरे में मुकाबले में दूसरी तरफ से उनके ससुर यादवराव लड़ रहे थे। जिसका फल ये हुआ कि थोड़े ही समय में शिवाजी के माता पिता के मन में मनमालिन्य बढ़ गया। फलस्वरूप 1630 ईस्वी में शाहजी ने दूसरी शादी कर ली और जीजाबाई मुसलमानों के कब्जे में फंस गई। वह अपने पिता के एक संबंधी के साथ थी। शिवाजी पर कोई आपत्ति न आ सकती थी, क्योंकि इससे उसने अलग छिपा रखा था। 6 वर्ष का बालक मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ से बचता भागता फिर रहा था। उसी अवस्था में आजकल के बच्चे गलियों और बाज़ारों में खेलते फिरते हैं। माताएं इस चिंता में भी नहीं करती कि उनका बालक कहाँ खेल रहा है। शिवाजी की माता अपने बच्चे को छिपाती थी और बड़ी सावधानी से उसको ऐसे स्थान पर रखती थी जहाँ से वह दुश्मनों के हाथ से बचा रहे। सन 1636 ईस्वी तक शिवाजी को अपने पिता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। अंत में धीरे धीरे शिवाजी के माता पिता में पुनः प्रेम हो गया। शाहजी ने शिवाजी की शादी कर दी और पुनः कर्नाटक की लड़ाई के लिए रवाना हुए। शिवाजी माता के साथ पूना में विश्राम लेते थे। शिवाजी के बाल्यकाल की एक कहानी इस प्रकार प्रसिद्ध है, जिससे उनके आगामी पवित्र जीवन का वृत्तांत पता चलेगा। भली प्रकार मालूम होता है। कहते हैं कि जब शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में थे, तब एक दिन मुरार पंत ने शिवाजी से कहा, चलो आज तुमको दरबार में ले चले और बादशाह को सलाम कराए। होनहार बालक ने इसमें प्रसन्नता के बदले घृणा प्रकट की और कहा कि हम हिंदू हैं और बादशाह यवन है, महायवन है, महानीच है। हम गौ और ब्राह्मण के सेवक हैं और वह उनका शत्रु है। हमारा और उनका मेल नहीं हो सकता। मैं ऐसे मनुष्य से सलाम करना नहीं चाहता जो हमारे धर्म का शत्रु है। उसे तो मैं छूना भी नहीं चाहता। मैं ऐसे मनुष्य को कभी बादशाह नहीं मान सकता और न ही कभी अदब कर सकता हूँ। सलाम तो एक तरफ रहा, मेरे मन में यह बात आती है कि उसका गला काट लूँ। जिस समय मुरार पंत ने बच्चे शिवाजी की यह भोली बातें सुनी तो आश्चर्य करने लगा और उसके माता पिता को समस्त समाचार सुनाया। माता पिता दोनों बच्चों को समझाया कि यह समय ऐसी बात करने का नहीं है। इस समय मुसलमानों का आधिपत्य है। उनके बादशाह को सलाम करना हमारा फ़र्ज है। इस समय समझा बुझा कर शिवाजी को दरबार में ले गए, परंतु वहाँ जाकर शिवाजी ने बादशाह को सलाम नहीं किया। शाहजी और मुरार पंत ने यह कहकर बात टाल दी कि अभी बच्चा है, दरबार का नियम नहीं जानता। शिवाजी जब दरबार से घर वापस आया तो उसने स्नान किया और नवीन वस्त्र बदले। शाहजी को अपने नौकरों में सिर्फ 2 नौकर पर विश्वास था। उनमें से एक का नाम दादाजी कोड़देव था। दादाजी कोड़देव ने अधीन पूना का प्रबंध था, जहाँ पर शिवाजी तथा उनकी माता रहा करती थी। दादाजी कोड़देव एक बुद्धिमान और चतुर आदमी था। इसी ने शिवाजी को उत्तम शिक्षा दी थी, जो उसका कर्तव्य था। उस समय उस सब को उसने बड़ी बुद्धिमानी से पूर्ण किया और जागीर का प्रबंध इस प्रकार किया, उत्तमता से किया कि खेती में खूब उन्नति होने लगी और इलाके की समस्त पहाड़ी आबादी को, जिसको मालवी के नाम से पुकारा जाता था, अपना सेवक बना लिया। प्रजा बहादुर और योद्धा किंतु निर्धन थी। उसने कई वर्षों तक इन लोगों से मालगुजारी नहीं ली। प्रजा के बहुत से आदमियों को अपने यहाँ नौकर रखा और उनका पालन पोषण का प्रबंध किया। दादाजी कोड़देव की यह दूरदर्शिता शिवाजी के काम आई। जहाँ उसने जागीर का प्रबंध उत्तम किया था, वहीं शिवाजी की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा था। इस समय मराठों में पढ़ने लिखने की इतनी चर्चा नहीं थी, बल्कि युद्ध विद्या को ही प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। शिवाजी बाल्यकाल में घोड़े की सवारी में अद्वितीय तथा शस्त्र विद्या में अनुपम हो गए थे। लक्ष्य लगाना, भाला चलाना और तलवारों के प्रयोग करने में भी सब जगह प्रसिद्ध हो गए थे। उन समस्त गुप्त रीतियों और हथकंडों को भी दादाजी कोड़देव की कृपा से जान लिया था, जो उन समय
गुप्त वीरों के लिए आवश्यक था। रामायण और महाभारत की कथा में उनको बड़ी भक्ति थी। यह भक्ति और प्रेम यहाँ तक बढ़ गया कि बड़ी अवस्था होने पर अपने प्राणों को संकट में डाल कर भी जहाँ भी कथा होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। थोड़ी ही अवस्था में मुसलमानों के अत्याचार को देखकर उनसे इन्हें इतनी घृणा हो गई थी जो समस्त जीवन उनके हृदय में बनी रही। शिवाजी को अपनी युवावस्था में मालवीयों से मिलने का अवसर बहुत मिला। उनसे मिलकर उनके गुणों को अच्छी प्रकार पहचान लिया और आरंभ ही से ऐसी मित्रता की अंत तक कि वे सभी शिवाजी के सहायक बने रहे। जहांगीर के प्रबंध में दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को पुनः पूर्ण शिक्षित किया, जिसके कारण वे सर्वप्रिय हो रहे थे। शिवाजी के हृदय में स्वतंत्रता की अभिलाषा पहले ही थी, जो अपना रंग दिखाने लगी। कभी कभी शिवाजी दिन भर गायब रहते थे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहते थे जो किसी राज्य के अधीन नहीं थे और न किसी कानून के पाबंद थे। रात दिन जंगलों में घूमते फिरते, यहाँ तक कि कुछ लोग यह ख्याल करने लगे कि शिवाजी डाकुओं के साथ मिल गए। ये सब शिकायत दादाजी कोंडदेव के पास पहुँची। इसकी रोक के वास्ते जागीर का बहुत बड़ा हिस्सा शिवाजी को सौंप दिया गया। इससे इतना प्रभाव पड़ा कि दिन भर वह कहीं बाहर न जाने लगे। परंतु जो चीज़ उनकी प्रवृत्ति में मिल गई हो वह कैसे दूर की जा सकती थी। शाहजी की जागीर में कोई दुर्ग नहीं था, इसलिए आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए किसी दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक था। शिवाजी के मस्तिष्क में यह विचार रह कर जोश मारने लगा कि किसी तरह कोई किला आहत आवे। हम पहले लिख चुके हैं कि मालवी लोगों के चित्त को तो शिवाजी पहले ही वशीभूत कर चुके थे और देश के दुर्गम मार्ग शिकार खेलने के समय ही देख चुके थे। अतएव किसी किले को प्राप्त करना शिवाजी के लिए कोई कठिन काम न था। वह अपने मन की तरंग में सब कुछ कर सकते थे। पूना में पश्चिमी भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नामक पहाड़ी किला था। इस किले का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम था। शिवाजी ने अपने मालवी साथियों की सहायता से तोरण के अध्यक्ष से परिचय प्राप्त किया और उसको किसी प्रकार इस बात पर प्रसन्न कर लिया कि वह तोरण किला उनको शिवाजी दे देवे। शिवाजी के जीवन का सबसे प्रथम कार्य जो बिना युद्ध किए ही समाप्त हुआ वह तोरण के दुर्ग को प्राप्त करना था, जो सन 1636 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस समय जब शिवाजी की अवस्था केवल 19 वर्ष की थी। किला प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना एक वकील बीजापुर भेजा ताकि वह जाकर बादशाह पर यह प्रकट करे कि शिवाजी ने यह काम सिर्फ बादशाही सेवा को सम्मुख रखकर किया है। इसने वकीलों द्वारा यह संदेश भिजवाया कि ऐसे में शिवाजी जैसे वीर का रहना ही अधिक लाभप्रद होगा। इसके साथ ही पहले के जागीरदारों की अपेक्षा इसने दुगना कर भी देना भी स्वीकार किया। उधर शिवाजी के वकील इस निवेदन को प्रकट करने में के ढंग निकाल रहे थे। इधर शिवाजी अपने किले को सुदृढ़ बनाने और सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। दरबार वालों ने इस निवेदन के उत्तर में जानबूझकर देरी की, परंतु यह विलंब शिवाजी ने शस्त्र खरीद हुए एक खजाना हाथ लग गया, जिससे शिवाजी ने शस्त्र खरीद कर एक और नया किला बनवाने की नींव डाली। तोरण किले से 3 मील की दूरी पर महोविदा की पहाड़ी पर उसने एक और किला तैयार कर लिया, जिसका नाम राजगढ़ रखा। यह किला सदा शिवाजी के अधीन ही रहा। जब इस समस्त कार्यवाही का समाचार बीजापुर पहुंचा, तब उन्होंने शिवाजी के पास अभिप्राय का एक परवाना लिखकर भेजा, जिससे कि अपनी इन चालबाजियों से हाथ खींच ले, और साथ ही शाहजी के पास भी पत्र लिख भेजा कि वह अपने पुत्र शिवाजी को समझा देवे। पत्रोत्तर में शाहजी ने बादशाह बीजापुर को पत्र लिख दिया कि मेरे बेटे ने बिना मेरी सम्मति के लिए यह काम किया है और मेरे संबंधी दरबार के शुभचिंतक है। अतएव बहुत संभव है कि शिवाजी ने जो कुछ किया है वह जागीर की उन्नति और रक्षा के लिए निमित्त किया है। इधर शाहजी ने दादाजी कोंडदेव के पास पत्र लिखकर अप्रसन्नता प्रकट की और कहला भेजा कि वे भविष्य में शिवाजी को ऐसा कार्य करने से रोके। इस समाचार के सुनते ही शिवाजी को बड़ी चिंता हुई।
एक ओर थी पिता की आज्ञा और दूसरी ओर थी धर्म और राज्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। उस समय शिवाजी के हृदय में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। अद्भुत दशा में उनका चित्त गोते लगा रहा था। अंत में उसने अपनी प्यारी स्त्री से सम्मति ली। स्त्री ने सनातन रीत्यानुसार पहले तो यह कहा कि स्त्रियों की सम्मति ठीक नहीं होती, कारण कि उनमें बुद्धि कम होती है, परंतु यदि आप मेरी सम्मति लेना ठीक समझते हैं तो गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है, चाहे इनके करने में पिता की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े। स्त्री ने यह भी कहा कि शाहजी यहाँ से दूर है, उनको क्या मालूम कि इस इलाके में कौन कौन सी विपत्तियाँ पड़ रही है। यदि वे यहाँ होते तो कभी ऐसा न करते, वरना आपको और अधिक सहायता देते। शिवाजी की इच्छा तो प्रबल थी और साथ ही स्त्री की सम्मति ने अग्नि में घी की आहुति दे दी। फिर क्या था, शिवाजी ने विचार और भी दृढ़ हो गए। यद्यपि दादाजी ने भी आदेशानुसार उसे समझाया था, क्योंकि दादाजी शिवाजी के रक्षक थे, तब भी कभी कभी दादाजी शिवाजी को ऐसे उत्तर दे दिया करते थे जिससे वह सदैव प्रसन्न रहे। शिवाजी के हृदय में धर्म रक्षा की ज्वलंत अग्नि धधक रही थी। दादाजी भी समझ गए कि शिवाजी के विचार अटल है, अतएव चुप रह जाने के अतिरिक्त दादाजी ने और कोई कार्यवाही नहीं की। कुछ दिनों के उपरांत दादाजी कोड़देव का स्वर्गवास हो गया। मरने के कुछ दिन पहले दादाजी ने शिवाजी को अपने पास बुलाया और बजाय इसके कि वह शिवाजी को अपने काम से रोकते, यह उपदेश दिया कि बेटा, धीरता से स्वतंत्र होने की चेष्टा करना, धर्म, गौ, ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा करना, हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना और अपना नाम जगत में फैलाना। वृद्ध शिक्षक के इस उपदेश ने शिवाजी के हृदय में नवीन उत्साह का संचार कर दिया। बस फिर क्या था, खुलेआम कार्य आरंभ कर दिया। जिसका अधिक भय था उसने भी मरते मरते शिवाजी को कर्तव्य पूरा करने की आज्ञा दे दी। दादाजी की आज्ञा इसलिए उनके लिए ईश्वर की आज्ञा थी, जिसका पूरा करना शिवाजी का परम कर्तव्य था। दादाजी के मरने के बाद शिवाजी ने अपने पिता की तरफ से जागीर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। जब शिवाजी के पिता ने शेष मालगुजारी का हिसाब मांगा तो उसने उत्तर में लिख भेजा कि इस निर्धन इलाके की आमदनी इसके व्यय के लिए ही काफ़ी होती है, बचने बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी जागीर में केवल 2 आदमी ऐसे थे जो शिवाजी की सहमत नहीं थे, इसलिए यह आवश्यक था कि वे या तो अपने पक्ष में हो जाए या एकदम पृथक हो जाए। उन विपक्षियों में से एक का नाम फिरंगाजी नरसला था और दूसरे का नाम संभाजी मोहिते था। पहला चाकन नामक जिले का अध्यक्ष था और दूसरा शाहजी की दूसरी स्त्री शिवाजी की सौतेली माँ का भाई था, जो एक सूबेदार था। शिवाजी के दूतों ने फिरंगाजी को तो अपने पक्ष में कर लिया, परंतु संभाजी मोहिते रह गया। शिवाजी इसी चिंता में था कि गोंडवाने का किला भी उसके हाथ आ गया है। किले के रक्षक ने, जो मुसलमान था, एक बड़ी भारी रकम रिश्वत में लेकर किला शिवाजी को सौंप दिया। यह किला और किलों से बड़ा और उचित स्थान पर था, जिसका नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा और इस नाम से वह अब तक प्रसिद्ध है। संभाजी मोहिते के पास 300 चुने हुए सवार थे और सूबे में उनका अधिकार था। शिवाजी के कई बार पत्र लिखने पर वह चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, परंतु शाहजी की आज्ञा के बिना उसने हिसाब चुकाने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। इस बात से चिढ़कर शिवाजी ने अपने मालवी सिपाहियों को साथ लेकर रात के समय चढ़ाई कर दी और संभाजी मोहिते को उनके साथियों समेत कैद कर लिया। मोहिते को उन्होंने कर्नाटक भेज दिया और शेष आदमियों में से जिन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली उन्हें अपने पास रख लिया और दूसरों को कर्नाटक अपने पिता के पास रवाना कर दिया। इस इलाके में कर्नाटक और पुरंदर ही 2 किले थे जो शाही अफसरों के अधिकार में थे। सदा से शिवाजी की उन पर दृष्टि लगी रही। उनमें से एक किला तो मुसलमान किलेदार को रिश्वत देकर ले लिया था और दूसरे किले की वह ताक में ही था। संयोग से इसी समय दूसरा
किलेदार स्वर्गलोक चला गया। मृत किलेदार के 3 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा बेटा बिना शाही आज्ञा प्राप्त किए ही अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया और किलेदार बन बैठा। दोनों छोटे बेटों ने अपनी मदद के लिए शिवाजी की शरण ली। इस बहाने शिवाजी ने अपनी बड़ी सेना साथ ले पुरंदर किले के नीचे डेरा जमाया। सब भाइयों ने शिवाजी को उनके कई सरदारों के साथ किले में रहे और मौका पाकर रात में बड़े भाई को कैद कर लिया और शेष 2 भाइयों और किला निवासियों को अपनी तरफ मिला लिया। इस कूटनीति से किले को अपने वश में करके बदले में बहुत सी जागीर उन तीनों भाइयों को दे दी और तीनों को अपनी सेवा में रख लिया। निदान उसने बहुत ही थोड़े समय में बिना किसी प्रकार की लड़ाई के समस्त जागीर अपने हाथ में कर ली, जो इस समय महल और कब्रें बनाने की धुन में था। और इसका सेनापति साहसी कर्नाटक की लड़ाई में था और घूम घूम कर दौरा कर रहा था। हम अध्याय 3 को कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।